प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को किया संबोधित। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर रखा रोडमैप। कहा, बंदूक के साथ ही कलम वाले नक्सलवाद को भी उखाड़ फेंकना होगा जरूरी। कानून व्यवस्था को बेहतर और स्मार्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर दिया जोर। पेश किया एक राष्ट्र एक पुलिस वर्दी का प्रस्ताव। मुंबई में आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वित्तीय मदद रोकने पर दिया जोर। कहा, 26/11 के दोषियों को सजा दिलाने का काम अधूरा, उन्हें मिल रहा है संरक्षण। सुरक्षा परिषद पर कुछ मामलों में राजनीतिक कारणों से कार्रवाई न करने का भी लगाया आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा में स्टील प्लांट के भूमि पूजन समारोह को किया संबोधित। कहा, 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश देश के युवाओं के लिए लाएगा रोजगार के नए अवसर। पिछले 8 सालों में भारत की स्टील इंडस्ट्री बनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक इंडस्ट्री। लेह दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्योक सेतु समेत 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, ये परियोजनाएं भारत की रक्षा तैयारियों को देंगी बढ़ावा। सीमावर्ती क्षेत्रों का आर्थिक विकास होगा सुनिश्चित। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और छठ के मौके पर भी गंदी यमुना पर घिरी केजरीवाल सरकार। दिल्ली बीजेपी यमुना की सफाई के लिए रसायन का इस्तेमाल करने पर जल बोर्ड के अधिकारियों को लगाई फटकार। वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर बढ़ी लोगों की मुसीबतें। नहाए खाए के साथ बिहार समेत देश के तमाम हिस्सों में शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में किया स्नान। कल होगा खरना। पाकिस्तान में बड़ा सियासी ड्रामा। शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ और समय पूर्व चुनाव की मांग को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का इस्लामाबाद मार्च जारी। सेना और सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने जापान की शीर्ष वरीय जोड़ी को दी मात। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। गुजरात में गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित किया तो राज्यों को एक दूसरे को सीख देते हुए, एक दूसरे से प्रेरणा लेकर चलते हुए देश की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का आह्वान भी किया। कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपराध के अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को लेकर आगाह करते हुए तकनीक को साथ लेकर निरंतर सुधार करते रहने पर भी जोर दिया। फरीदाबाद के सूरजकुंड में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर के दूसरे और अंतिम दिन जब पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया तो उन्होंने आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी तमाम बातों पर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पुलिस सुधार, आंतरिक सुरक्षा और आधुनिक चुनौतियों के विषय पर अपने विचार और सुझाव साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन ये राष्ट्र की एकता और अखंडता से भी जुड़े हुए हैं। अब कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। पीएम ने कहा कि देश विरोधी ताकतें सक्रिय हैं और हर प्रकार का हथकंडा अपना रही हैं। ऐसे में सामान्य नागरिक को सुरक्षा देने के लिए हमें नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ कठोर बर्ताव की नीति पर कड़ाई से चलना होगा।
पीएम ने शहरी नक्सलियों से सावधान रहने का आग्रह किया और कहा कि बंदूक के साथ साथ हमें कलम वाले नक्सलियों से भी सावधान रहना होगा। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। जैसे नक्सल प्रभावित जिलों पर फोकस किया है, उसी प्रकार से उन्होंने अब अपना इंटेलेक्चुअल दायरा उन जगह पे पहुंचाने का प्रयास किया है जो आने वाली पीढ़ियों में विकृत मानसिकता पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर सकते हैं। देश की एकता और अखंडता, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारी प्रेरणा हो, हमें ऐसी किसी चीजों को देश में चलने नहीं देना है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से विशेष आग्रह किया कि आज के समय में फेक न्यूज पर ध्यान केंद्रित करना बेहद जरूरी है। तकनीक के इस दौर में लोगों को जागरूक करना होगा कि वह कैसे किसी संदेश को सत्यापित कर सके। प्रधानमंत्री ने इस दौरान स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर जोर दिया और कहा कि कानून व्यवस्था को स्मार्ट बनाना बेहद जरूरी है। साइबर क्राइम हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियारों और ड्रग्स तस्करी में उपयोग, इनके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो क्राइम करने वाला वर्ल्ड है उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वो इंटरस्टेट हो चुका है, वो भी टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड हो चुके हैं। मतलब हमें उनसे 10 कदम आगे जाना होगा। हमें हमारी कानून व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाना, इसके लिए बहुत ही आग्रह से काम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने लाल किले में दिए गए अपने भाषण के दौरान लिए गए 5 संकल्पों को दोहराया है। प्रधानमंत्री ने देश के सभी राज्यों की पुलिस को समान पहचान देने के लिए एक देश और एक पुलिस यूनिफॉर्म लागू करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरजकुंड में गृह मंत्रियों का यह चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का एक बेहतर उदाहरण है। यह चिंतन शिविर गुरुवार को हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हुआ था। शिविर में विभिन्न राज्यों ने हिस्सा लिया। शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध प्रबंधन, आपराधिक न्याय प्रणाली में IT के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में आर्सेलरमित्तल के हजीरा स्टील प्लांट भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। इस विस्तार परियोजना के कार्यक्रम को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि पिछले 8 वर्षों में सभी के प्रयासों की वजह से भारत की स्टील इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री बन गई है और आगे भी इंडस्ट्री में विकास की अपार संभावनाएं हैं। पीएम ने यह भी कहा कि इस स्टील प्लांट के माध्यम से न सिर्फ निवेश हो रहा है बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। अमृत काल में प्रवेश कर चुका हमारा देश अब 2047 के विकसित भारत के लक्ष्यों की ओर बढ़ने को आतुर है। देश की इस विकास यात्रा में स्टील इंडस्ट्री की भूमिका और सशक्त होने वाली है, क्योंकि जब देश में स्टील सेक्टर मजबूत होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मजबूत होता है। जब स्टील सेक्टर का विस्तार होता है तो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और बंदरगाह का विस्तार होता है। 26/11 का आतंकवादी हमला देश नहीं भूला है, दुनिया भी नहीं भूली है। इस हमले का केंद्र था ताज होटल, जहां आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक हुई और यह बैठक भारत में पहली बार हो रही है। इस अवसर पर जहां सभी देशों ने आतंकवाद पर मिलकर गंभीरता से काम करने पर जोर दिया, तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए समिति के सामने 5 सुझाव भी रखे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से शुक्रवार को मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारत ने आतंकवाद पर करारा प्रहार कर आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने पर जोर दिया। उद्घाटन भाषण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
ये अफसोस की बात है कि जब आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने की बात आती है तो सुरक्षा परिषद राजनीतिक कारणों से कार्रवाई करने में असमर्थ रहता है। Terrorism is a serious threat to international peace and security, indeed to the entire humanity. A key aspect of combating terrorism is to effectively curb terror financing. We all know that money is the lifeblood of terrorism. Terrorist organizations require funds and resources to maintain their organizational functioning and undertake activities. The reality that terrorism continues to exist and expand points to an underlying truth that terrorism continues to get the necessary financial resources to thrive. बैठक के दौरान ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने कहा कि ब्रिटेन किसी भी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता है और आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए भारत व अपने अंतर्राष्ट्रीय मित्रों के साथ काम करने के लिए तैयार है। As members of the United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee, we have a special responsibility to protect and promote human rights in all our counter-terrorism work. Madam Chair, Their Excellencies, colleagues, friends, I thank you and I thank our hosts for organising this important meeting and for putting victims at the heart of our work. And I pay tribute to India's leadership in the fight against terrorism over all these years. And I look forward to our further discussions over this weekend. विदेश मंत्री ने इस बात का आह्वान किया कि हमें मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संदेश देना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देश आतंकवादियों को जवाबदेह ठहराने में कभी हार नहीं मानेंगे। उन्होंने समिट के विचार के लिए 5 बिंदुओं को सामने रखा। FATF और एगमोंट समूह जैसे अन्य मंचों के साथ संयुक्त राष्ट्र के नियामक प्रयासों को समन्वित करने की आवश्यकता, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सुरक्षा परिषद प्रतिबंधित व्यवस्था प्रभावी और पारदर्शी हो और राजनीति से प्रभावित न हो। आतंकवाद को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आतंकवाद के प्रायोजक वित्तीय फंडिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई महत्वपूर्ण है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध जैसे मादक पदार्थ, हथियारों की तस्करी के बीच संबंधों को तोड़ने के लिए बहुपक्षीय प्रयास को मजबूत करना, आतंकवादी समूहों द्वारा धन उगाहने और वित्त पोषण के लिए आभासी मुद्राओं जैसे नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को रोकने के लिए अभिनव समाधान। 26/11 हमले का केंद्र रहे मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में इस बैठक का आयोजन सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण है। समिट के सदस्यों ने 26/11 हमले को याद करते हुए यहां मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि 26/11 के हमलों के प्रमुख साजिशकर्ता और योजनाकार अभी भी सुरक्षित हैं। Even as the Mumbai terrorist attacks were unfolding on 28 November in 2008, the UN Security Council met and in one voice condemned this act of cross-border terrorism and said, I quote, "The members of the Council underline the need to bring perpetrators, organizers, financiers and sponsors of these reprehensible acts of terrorism to justice and urged all states to cooperate with Indian authorities in this regard." अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि मुंबई 26/11 हमले को याद करते हुए हमें आतंकवाद के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने और भविष्य के हमलों को टालने के लिए कदम उठाने पर और भी गंभीर काम करना जरूरी है। 2001 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की स्थापना के बाद से भारत में समिति की ये पहली बैठक है। भारत संयुक्त राष्ट्र में साल 2022 के लिए आतंकवाद रोधी समिति का स्थायी प्रतिनिधि है। शिशिर शेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में श्योक सेतु सहित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन होना अपने आप में रिकॉर्ड है। रक्षा मंत्री ने नई बंकर तकनीक का भी निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में श्योक सेतु सहित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कुल 2180 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। इनमें 75 पुल, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड और 1 कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट शामिल है। इन परियोजनाओं में से 20 जम्मू कश्मीर में, 18 लद्दाख में और 18 अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं 5 उत्तराखंड और 14 अन्य सीमावर्ती राज्यों सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में है।
इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं भारत की रक्षा तैयारियों को बढ़ावा देंगी और सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेंगी। इस प्रोजेक्ट में देश के दूर दराज इलाकों में स्थित ब्रिगेज, रोड्स, हेलीपैड और कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट आदि शामिल हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स का उद्घाटन अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। ये सभी निर्माण कार्य नए भारत को प्रगति की राह पर तेजी से आगे ले जाने में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश एक नई ऊर्जा, नई सोच और उत्साह के साथ नई यात्रा शुरू कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि भारत हर दिन नई उपलब्धियों का रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया में एक नया स्थान प्राप्त कर रहा है। साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड समय में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बीआरओ की तारीफ भी की। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्र को 75 यानी 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समर्पित करना बीआरओ की एक नई सोच, नया उत्साह और देश के प्रति जिम्मेदारी की उनकी भावना को दिखाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक अन्य कार्यक्रम में एक कॉम्प्लेक्स की नींव भी रखी। साथ ही डीआरडीओ द्वारा विकसित नई बेली तकनीक के प्रदर्शन का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने नई बंकर तकनीक का भी निरीक्षण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई है और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीति भी जारी है। फिलहाल एमसीडी ने दावा किया है कि 2025 तक 100% कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था कर ली जाएगी। मौसम सर्द होने के साथ ही राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण बढ़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी में बात सिर्फ वायु गुणवत्ता की ही नहीं है। यमुना में भी प्रदूषित पानी की वजह से बड़ी तादाद में जहरीला झाग पैदा हो गया है। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुक्रवार से नहाय खाए के साथ शुरुआत हो गई है। नहाय खाए के अवसर पर दिल्ली वासियों को जहरीली झाग वाली यमुना नदी में ही स्नान करना पड़ा, जिससे श्रद्धालुओं में काफी रोष दिखा। हालांकि इस जहरीले झाग को हटाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की एक टीम ने रसायन का छिड़काव भी किया। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने यमुना की सफाई के लिए रसायन का इस्तेमाल करने पर जल बोर्ड के अधिकारियों को फटकार लगाई। मैं हमारे छठ के पूर्वांचल भाई बहनों के लिए हक के लिए लड़ रहा था। मैं उनके स्वास्थ्य के लिए लड़ रहा था। मैं उनके लिए चिंता कर रहा था। अगर अधिकारी की गलती से कल कोई भी वहां पर माँ बहन के साथ में दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मैं कैसे मेरी आंखों को बंद करके खड़ा रहूं? अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बात करने को तैयार नहीं है, दिल्ली के मंत्री बात करने को तैयार नहीं है, तो हमें अधिकारी से बात करनी पड़ेगी। अगर दिल्ली की जनता को जहर दे रहे हैं, दिल्ली की जनता को गंदा पानी दे रहे हैं, तो मुझे उसके लिए अधिकारी से अगर कोई गंदे तरीके से बात भी करनी पड़े, मैं वो जनता के लिए कर रहा हूं। इस बीच दिल्ली नगर निगम ने नई लैंडफिल साइट्स खोलने को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे एक ऑटो के खिलाफ आरकेपुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एमसीडी ने स्पष्ट किया कि कोई नई लैंडफिल हम नहीं बना रहे हैं, बल्कि अभी तक 77 लाख मीट्रिक टन कूड़ा खत्म कर दिया गया है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, अभी वर्तमान में ये बढ़ के 75% ऑफ द टोटल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन हो गया है। 11,000 टन पर डे की बात करते हैं, तो उसमें से 8,213 टन पर डे की प्रोसेसिंग कैपेसिटी एमसीडी के पास है। यानी कि जो कूड़ा है, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होता है दिल्ली में, उसका 75% कूड़े का प्रसंस्करण हम कर सकते हैं और उनको लैंडफिल साइट जाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी में भी तनातनी चल रही है। दिल्ली में रोजाना 11,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कूड़ा निकलता है। एमसीडी का कहना है कि इसमें से 75% कूड़े का निस्तारण प्रतिदिन किया जा रहा है। एमसीडी ने दावा किया कि साल 2025 तक 100% कूड़े के निस्तारण की भी व्यवस्था कर ली जाएगी। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है।
स्टाम्प पेपर पर लड़कियों की खरीद फरोख्त का गंभीर मामला सामने आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम का गठन कर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। बीजेपी ने इसे लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्टाम्प पेपर पर लड़कियों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आने के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अब घिरती दिख रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना को बेहद निंदनीय और भयावह बताते हुए इस मामले में आयोग ने 2 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो प्रदेश में जाकर मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। खबर का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने वहां के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। शॉकिंग न्यूज़ आ रही है भीलवाड़ा से, जहां पे बच्चियों की खरीद फरोख्त और ट्रैफिकिंग की न्यूज़ है और माओ से भी सेक्सुअल असॉल्ट की बात कही जा रही है उस न्यूज़ में। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसमें संज्ञान में लिया है और मैं अपनी एक टीम आज ही रवाना कर रही हूँ भीलवाड़ा के लिए। मंडे को मैं खुद एसपी और चीफ सेक्रेटरी राजस्थान से मिलूंगी, क्योंकि तब तक मेरी जो टीम जा रही है वहां पर उनकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद मैं उनसे मिलूंगी। गौरतलब है कि राजस्थान के भीलवाड़ा के पंडेर गांव में कर्ज नहीं चुकाने के एवज में स्टैम्प पेपर पर लड़कियों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहां की कई बस्तियों में रहने वाली गरीब लड़कियों को दलाल स्टैम्प पेपर पर खरीदते और बेचते हैं। लड़कियों के मुताबिक उन्हें बेचा गया है और उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया है। तो ये एजेंट लोग इनकी बच्चियों को खरीदने के लिए स्टाम्प पेपर पर लिखाई पढ़ाई करवाते हैं। उन लिखाई पढ़ाई के आधार पर उन लड़कियों को खरीद कर इनके देश विदेश में बेचा जाता है। फिर जो उन बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उनमें से कुछ हिस्सा एजेंट लोग लेते हैं और बाकी उस गरीब परिवार को देते हैं। मामला सामने आने के बाद बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर है और उसने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि घटना का पता लगाया जा रहा है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भीलवाड़ा के अंदर लगातार 3 साल से खबरें आ रही हैं। दूसरे राज्यों के अंदर, विदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों को बेचा जा रहा है और इसकी पूरी जानकारी प्रशासन के पास है, पुलिस के पास है। सरकार इससे पूरी तरह जागरूक है इस बात से, लेकिन फिर भी आपको ताज्जुब होगा कि एक भी एफआईआर नहीं लिखी गई है। नहीं, देखिए ये तो अभी मीडिया में खबर आई है जी, हमने टीम लगा दी है वहां पर, हकीकत मालूम कर रहे हैं कि वास्तव में क्या स्थिति है, ये खबर क्यों बनी, कैसे बनी, क्या कारण है। हम तो वहाँ किसी को बख्शेंगे नहीं, कोई घटना हुई होगी तो। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंक से कम नहीं हैं। ऐसे समय में जब देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, राजस्थान की ये घटना आधुनिक समाज पर सवालिया निशान उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना देशवासी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के नेता कर रहे हैं। अभी हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि दुनिया के उन लोगों में है जो अपने देश के हित में स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम है। किन शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की व्लादिमीर पुतिन ने, देखते हैं खास रिपोर्ट। हाल के सालों में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और दुनिया के तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा नाम है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। पुतिन ने गुरुवार को भारत की तारीफ में एक के बाद एक कसीदे गढ़े। पुतिन ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत का भविष्य बहुत अच्छा है और वैश्विक मामलों में इसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। इंडिया, हमारे भारत के साथ खास रिश्ते हैं। हमने हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया है। मुझे विश्वास है कि यह भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की थी और हमने ऐसा किया भी है। हमने 7.6 गुना तक इसको बढ़ाया है। मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन लोगों में से एक हैं जो अपने देश के हित में स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम है, चाहे कोई कितना सीमित करने का प्रयास करे। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन लोगों में से एक हैं जो अपने देश के हित में स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने में सक्षम हैं। वह भारत को भारतीय लोगों के लिए आवश्यक दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं।
भारत की भूमिका वैश्विक मामलों में बढ़ रही है। हमारे भारत के साथ खास रिश्ते हैं। हमने हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया है। मुझे विश्वास है कि यह भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की थी और हमने ऐसा किया भी है। हमने 7.6 गुना तक इसको बढ़ाया है। पुतिन ने साफ कहा कि इस बात पर गर्व किया जा सकता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने ब्रिटिश उपनिवेश से लेकर आधुनिक राज्य तक अपने विकास में जबरदस्त प्रगति की है। लगभग 1.5 अरब लोगों के साथ विकास की दिशा में आगे बढ़ना प्रशंसनीय है। पुतिन ही नहीं, दुनिया के तमाम बड़े नेता लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। न केवल विश्व मंच पर भारत की भूमिका, बल्कि अर्थव्यवस्था और विकास को गति देने के कदमों, कोरोना काल में लिए गए निर्णयों, दुनिया को वैक्सीन देने और संकट काल में भारतीय लोगों के साथ ही तमाम देशों के लोगों को सुरक्षित निकालने जैसे कदमों पर दुनिया पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर रही है। दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले देश के राष्ट्रीय नेता लगातार प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप या फिर मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन, सब लगातार पीएम मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने एक लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का रिफॉर्मर इन चीफ यानी बदलाव का अगुवा करार दिया, तो ट्रंप ने मोदी को ग्रेट लीडर बताया था। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतांत्रिक तरीके से सफलतापूर्वक कोविड महामारी से निपटने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की थी। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कोरोना के टीके को लेकर भारत की जोरदार सराहना की थी। दरअसल पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने न केवल भारत जैसे इतने बड़े देश में सबको वैक्सीन दी, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई। हाल ही में कई सर्वेक्षणों में साबित हुआ है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता दुनिया के कई नेताओं के मुकाबले शीर्ष पर है। कई एजेंसियों की रेटिंग में भी पीएम मोदी को दुनिया के बाकी नेताओं के मुकाबले शीर्ष पर बताया गया है। दुनिया की मौजूदा स्थिति में भारत ने जिस तरह से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखी है, उसकी भी सराहना हो रही है। ये पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व का कमाल है कि आज देश अपना रास्ता खुद तय कर रहा है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अपना निर्णय खुद लेने में सक्षम होने के साथ ही दूसरे देशों को भी रास्ता दिखा सकता है। यही नहीं, दुनिया में मंदी की आहट की खबरों के बीच भी भारत आर्थिक तौर पर मजबूत है और सबसे तेजी से बढ़ती 5वीं अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और तमाम रेटिंग एजेंसियां भी इसके लिए भारत की सराहना कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी माना है कि भारत में अत्यधिक गरीबी लगभग खत्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पाकिस्तान में बड़ा सियासी ड्रामा चल रहा है। शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ और समय पूर्व चुनाव की मांग को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का इस्लामाबाद मार्च जारी है। हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया है इमरान खान ने इसे, और इमरान खान ने सेना और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने जापान के ताकुरू होकी और यूगो कोबायाशी की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को 23-21, 21-18 से शिकस्त दी। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।